आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार में माननीय मंत्री, लोकसभा में मेरी सहयोगी आदरणीय शोभा जी, कर्नाटक सरकार में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री आदरणीय डॉक्टर के.सी. नारायण गौड़ा जी, और जो इस कार्यक्रम को वर्षों से कराते चले आ रहे हैं, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भट्ट जी, उपमंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी खेल के प्रेमियों, भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो भगवती भट्ट जी का और भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने 1999 से लेकर अब तक 23 वर्षों तक लगातार अटल जी के नाम पर खेलों का आयोजन करवाया है, मैं इस सोच को प्रणाम भी करता हूं, सलाम भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। भट्ट जी, अगर आप मुझे एक बार नहीं 10 बार भी खेलों के आयोजन के लिए बुलाओगे तो मैं 10 बार यहां पर आऊंगा, क्योंकि आप खेलों को प्रमोट कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर भारत को खेलों में आगे जाना है तो लोकसभा के 545 MPs ऑफ द लोकसभा, 245 MPs of the Rajya Sabha, and more than 4,000 members of Legislative Assembly, if they organize such tournaments in their areas, can you understand what kind of sports revolution we can bring in the country? मुझे ऐसे कम से कम 5,000 और भट्ट जैसे नेता चाहिए ताकि पूरे देश भर में खेलों को नई ऊंचाइयों पर लेकर चले जाएं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इसका आयोजन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर करवाते हैं। अटल जी देश में एक स्टेट्समैन के रूप में जाने गए। देश और दुनिया में अटल जी का बहुत बड़ा नाम था। यूनाइटेड नेशंस में when अटल जी went to the United Nations and spoke in Hindi, that is I am speaking here in Hindi as well, कि जब अटल जी यूनाइटेड नेशंस में गए, जनरल असेंबली में हिंदी में भारत दिया, तो देश ने पूरी दुनिया भर को संदेश दिया कि भारत उभरती हुई शक्ति है। और दूसरी बार यह संदेश अटल जी ने तब दिया जब भारत में पोखरण विस्फोट करके दुनिया भर को बता दिया था कि भारत उभरती हुई शक्ति है। To understand this, I would like to quote an example here, which is in 1997, when I visited the United States of America for the first time. I was there for a trade show at the Chicago McCormick Place. McCormick Trade Center है वहां पे। It was the month of August. When I picked up the morning newspaper, there was a headline: India is going to celebrate the 50th year of independence. What was the sub-headline? A country of snake charmers and beggars. भारत 50वीं वर्षगांठ आजादी की मनाने का देश है। इस तरह की है। मेरी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। मेरे जैसे युवा के दिल पर क्या बीती होगी कि मेरे देश के बारे में अमेरिका क्या सोचता है। लेकिन उसके 2 वर्षों के बाद जब शिकागो में ही मैं फिर वापस एक ट्रेड फेयर के लिए गया, तो तब तक पोखरण विस्फोट हो चुका था 2-3 वर्षों के बाद, और पूरी दुनिया भर में भारत ने एक अपनी नई पहचान बना ली थी। इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बावजूद भी अटल जी ने झुकने का काम नहीं किया
और जो अमेरिका 2-3 साल पहले लिखता था कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स, उसी देश में लिखा गया भारत दुनिया की उभरती हुई एक महाशक्ति। तो एक सशक्त नेता के आने से आपके देश के बारे में दुनिया क्या सोचती है, ये बदलाव आता है। और एक बड़ा बदलाव पिछले 8 वर्षों में आपने देश और दुनिया में देखा होगा, जब आप जैसे लोगों ने यहां से शोभा जी को जिताया और देश भर के लोगों ने एक बार नहीं 2 बार मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2014 में 282 सीटें 282, तो 2019 में 303 सीट जिताकर आपने मोदी जी की सरकार को वापस बनाया। उसका फर्क क्या पड़ा? उसका अंतर यह है कि जब कोविड महामारी, कोविड-19 पैंडेमिक के समय जहां दुनिया के बड़े बड़े देश मजबूर नजर आए, उस कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी भारत के लोगों को महामारी से बचाने का काम और भारत को मजबूत करके बाहर करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। आज आप देखिए दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम किया है। ये जो राहुल गांधी जी आजकल एक यात्रा निकाल रहे हैं, ये कोविड के समय देश की जनता को कह रहे थे तो भारत की वैक्सीन है, इसके ऊपर कौन भरोसा करेगा। ये तो देश की जनता को गुमराह कर रहे थे कि वैक्सीन लगाने का कोई लाभ नहीं होगा। ये तो मैं देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने वैक्सीन 1 नहीं 2 डोज भी लगवाए और बूस्टर डोज भी लगाया, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिल्कुल मुफ्त में 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, BF7 ये न्यू वेरिएंट कोविड-19 का आया है। चाइना में लाखों लोग अस्पताल में टेस्ट कराने पहुंचे और हजारों लोगों की मृत्यु की संकेत आए। कोविड-19 प्रोटोकॉल की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, कृपया करके उसको आप भी फॉलो करें, तो उसका लाभ मिलेगा, हम देश को बचा पाएंगे। और कोविड-19 के समय जो मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिए, उसके कारण आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनकर हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया। 7.2% is the GDP growth rate that you can understand where India is moving under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi. और ये सब तब हुआ जब आप लोगों ने उसमें काम करने का काम किया। अब मैं वापस खेलों पर आना चाहता हूं। प्रो कबड्डी जो टूर्नामेंट यहां पर किया गया, एक समय था क्रिकेट ही देश का सबसे लोकप्रिय खेल, आज भी है, लेकिन कबड्डी ने प्रो कबड्डी लीग IPL की तर्ज पर खड़ी करके कबड्डी के क्षेत्र में भी खिलाड़ियों की बोली आज करोड़ों रुपए में लग रही है। ये कबड्डी को भी देश के लोगों ने स्वीकारा है। इसके लिए मैं देश के लोगों को और कबड्डी के खिलाड़ियों को बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये जो भारत की बेटियां सामने बैठी हैं, ये शायद इधर SDM की टीम थी और विनर टीम, मेरे से प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने कहा उसका नाम लिए बिना ही, लेकिन इतना क्लोज मैच बाद में हो गया 29-23। दैट वाज द फाइनल स्कोर आई बिलीव। और खेलो इंडिया ऐसा ही टूर्नामेंट शुरू किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अभियान शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जिसके लिए अगले 5 साल के लिए खेलो इंडिया के लिए 3,195 करोड़ रुपए 3,195 crore rupees is sanctioned for Khelo India Abhiyan to promote the sports in the country. अब इस खेलो इंडिया में क्या आता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस साल कहां पर हुई? आज तक का सबसे सफल आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जी ने
कर्नाटक में ही करवाने का काम इस साल किया है मेरे भाई और बहन। देश भर के 5,000 एथलीट आए, नए रिकॉर्ड बने और इसी तरह से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस बार हरियाणा में हुए, वहां 12 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े गए और 12 में से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया है। इसलिए भारत की बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भट्ट साहब, शायद आपको तो पता ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्रिकेट के बहुत प्रशंसक थे, लेकिन कबड्डी खेलते भी थे। और जब आरएसएस की शाखा में एक बार दिल्ली में गए तो वहां पर कबड्डी का आयोजन चल रहा था साथ साथ में। तो उनको किसी ने कहा कि आप भी आके कबड्डी खेलिए। तो वो तो अपने बस दूसरे पहले तो कह नहीं, ऐसे नहीं आऊंगा, नहीं खेलने आऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, सभी खेल रहे हैं, आप भी आइए। तो अटल जी कबड्डी खेलने लग गए। तो जब दूसरी टीम का खिलाड़ी जैसे उनके क्षेत्र में आया तो अटल जी तो इंस्टेंट कुछ ना कुछ बोलने के लिए जाने जाते थे। तो जैसे ही उनके खेमे में दूसरा खिलाड़ी ने कहा, अरे मुंह धोके नहीं आए, और दूसरे की हंसी छूट गई, अटल जी ने उसको पकड़ लिया। तो आप किस समय क्या दूसरे खिलाड़ी को कहते हो? ये तो मैं एक वाक्य ऐसे बता रहा हूं कि अटल जी एकदम से कोई ना कोई बात का उत्तर कैसे देते थे, सामने सबके नजर आता है। दूसरी बात, अटल जी खेलों के प्रेमी भी थे, प्रशंसक भी थे, प्रमोटर भी थे। आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारत को स्पोर्ट्स में सुपर स्पोर्टिंग पावर बनाना चाहता है, स्पोर्ट्स पावर बनाना चाहता है। वो तब बन पाएगा जब राज्य भी आगे बढ़कर आएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुंबई सरकार में डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जी ने इस साल ग्रामीण रूरल क्षेत्र के लिए भी 550 करोड़ रुपया खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तय किया है, ग्राउंड बनाने के लिए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद जी भी बार बार कहते थे कि फुटबॉल जरूर खेलो, यानी कि कोई भी खेल खेलो, अगर आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे तभी मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होंगे। मस्तिष्क तभी ज्यादा काम करेगा अगर आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मुहिम चलाई है, फिट इंडिया मूवमेंट, उसका क्या स्लोगन है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। यानी कि फिटनेस के लिए समय आपने 30 मिनट्स रोज निकालने हैं, आधा घंटा रोज निकालना है। क्या 24 घंटे में आप में से कोई आधा घंटा रोज अपने लिए निकालता है कि नहीं निकालता? जरा हाथ खड़ा करके बताए कौन कौन निकालता है। कोई योगा करता होगा, कोई भागता होगा, कोई वॉक करता होगा, कोई स्पोर्ट किसी ने ली होगी। कौन कौन फिटनेस के लिए आधा घंटा लगाते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। 30%। लेकिन यहां 30% है, लेकिन मोटापे के केस देश में, डायबिटिक के केस देश में, ट्यूबरक्लोसिस के केस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा है। और उसका कारण यह है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जहां से मैं 4 बार का एमपी हूं, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, मैं मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाता हूं, जहां पे लोगों के टेस्ट होते हैं, दवाइयां मिलती हैं। 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हमने आज तक पिछले 4 साल में की है। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू देयर रिकॉर्ड, व्हाट हैज कम आउट इज इट इज द डिजीज और देयर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू देयर लाइफस्टाइल। अगर आप अपने 24 घंटे में आधा घंटा भी अपनी वॉक के लिए निकालेंगे तो आपका मोटापा भी कम होगा, आप स्वस्थ भी ज्यादा होंगे, आप बीमार भी कम होंगे, आपका दवाइयों पर खर्च भी कम होगा और भारत में भी स्वस्थ लोग ज्यादा हो पाएंगे। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ हमें फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैं इतना ही कह सकता हूं, जो 2014 में कांग्रेस के समय 864 करोड़ रुपीस बजट था, हमने उससे बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपीस स्पोर्ट्स में बजट कर दिया है भारत सरकार ने। बजट भी बढ़ाया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर आए। अब जो एलीट एथलीट्स हैं
और जो डेवलपमेंट स्टेज पे एथलीट्स हैं उनका रहने का, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, देश के अंदर और विदेश में ये सारा खर्चा भारत सरकार उनका वहन करती है और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस 6 लाख रुपया जेब खर्च साल का अलग से देती है, ताकि खिलाड़ी को घर पर निर्भर ना होना पड़े। नौकरी मिले ना मिले 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है। इसके अलावा 2843 एथलीट्स खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज में खेलते हैं, जिनके ऊपर 5 लाख रुपया प्रति एथलीट के ट्रेनिंग के ऊपर हम खर्च देते हैं, बोर्डिंग, लॉजिंग सबके ऊपर, और उनको 10,000 रुपया प्रति महीना यानी कि 1,20,000 रुपया साल का जेब खर्च भी भारत सरकार अलग से देती है 3,000 एथलीट्स को। और इसके अलावा 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 60 के लगभग साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हम देश भर में चलाते हैं और 1,000 खेलो इंडिया सेंटर हम पूरे देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 750 खेलो इंडिया सेंटर खोल दिए गए हैं। बाकी अगले साल 15 अगस्त तक पूरे खोल दिए जाएंगे। ये आज तक देश में कभी इतनी तेजी के साथ कभी काम नहीं हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में हुआ है और इसका असर कहां पर आपको देखने को मिला? टोक्यो ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीते और एथलेटिक्स के ट्रैक एंड फील्ड में कभी कोई मेडल नहीं आया था एथलेटिक्स में आपको। वहां पर गोल्ड मेडल जीतने का काम नीरज चोपड़ा ने भी भारत के लिए किया है मेरे भाई और बहन। लेकिन एक नीरज चोपड़ा नहीं, ऐसे कई नीरज चोपड़ा चाहिए। निखिल जरीन ने आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। मनीषा मोहन, प्रवीण हुडा ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। 73 साल में 73 इयर्स में थॉमस कप में भारत को कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला था, लेकिन इस साल हमारी बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में भी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। कॉमनवेल्थ गेम में हमने 61 मेडल जीते तो 22 गोल्ड मेडल जीतने का काम भी भारत की टीम ने किया। मैं आपको लंबे आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा, भारत सरकार खेलों में पैसा भी खर्च कर रही है, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी दे रही है और उडुपी में ही आज डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जी ने आपके लिए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी दे दिया है मेरे भाई और बहनों। जो भट्ट साहब ने और शोभा जी ने रिक्वेस्ट की थी, उनके आवेदन पर दिया है। इसको और आगे बढ़ाने का काम भारत सरकार करेगी ताकि इसमें और सुविधाएं जुड़े, ये भी हम करेंगे। और एफएम का सेंटर आपने मांगा है, वो एफएम का सेंटर भी आपको मिल जाएगा रेडियो स्टेशन के लिए, ताकि आपको रेडियो की सुविधा भी मिले। इसके अलावा भी आपकी कोई और मांग होगी तो उसके ऊपर देखेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर रघुपति भट्ट जी की तरह देश का हर विधायक एक नहीं तो अनेक खेलों का आयोजन करेगा तो हमारा देश खेलों में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है देश में भट्ट जी जैसे और भी विधायक करें, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी और रघुपति भट्ट जी के एक बार जोरदार तालियां मारकर आप उनका धन्यवाद करें। शोभा जी हमारे यहां से एमपी है, जो आपकी मांगे लगातार पार्लियामेंट में और भारत सरकार में आकर उठाती है, और डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जी ने कभी आपके लिए कोई कमी खेलों को लेकर नहीं छोड़ी। मैं दोनों का भी इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबने मुझे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।